सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव में, अलग-अलग एंगल से ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर नार्सिसिस्ट के द्वारा किए गए विक्टिमाइजेशन का क्या अंत है? नार्सिसिस्ट जो हमें परेशान करता है, दुख देता है, जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी पैदा करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिसिटी पैदा करता है, जो हमारे सर्वाइवल को मुश्किल बनाता है, आखिर इसमें हम क्या करें, हम कैसे सर्वाइव करें? तो देखिए, इन सब बातों का एक ही जवाब है और वो ये है कि आप अपनी खुद की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कीजिए और खुद नेगेटिविटी, आपकी जो नेगेटिविटी है, उस नार्सिसिस्ट आपकी नेगेटिविटी के ही थ्रू आपको कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए मैं आपको 4 सुपर टिप्स दे रहा हूं। वो 4 सुपर टिप्स आप सुनिए, समझिए और आप मैनेज कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को। तो सबसे पहली बात, तो इससे पहले कि मैं आपको पहली सुपर टिप दूं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो बेसिक रोड मैप है वो ये है कि हमें नार्सिसिस्ट को हर्ट नहीं करना है। हमें नार्सिसिस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करना है। उसकी टोन का, इंसल्टिंग जो टोन है, उसको जवाब नहीं देना है। तो जब हम इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोले ही ना, नहीं, आप बोल सकते हैं। टोन के अगेंस्ट आपको बस रिएक्ट नहीं करना है। बाकी अगर आपने कोई काम निकालने के लिए कोई फैक्ट आपको बताना है तो सिर्फ फैक्ट तक सीमित रहिए, टोन को जवाब नहीं देना है। अगर उसकी टोन इंसल्टिंग है, उसको आप प्रेम से इग्नोर कर दीजिए, उसके बावजूद भी अपना कंपोजर मत खोइए और इस तरीके से आप अपना आराम से बात कीजिए। और आप कंपोजर तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉलो करें। और ये जो 4 मैं सुपर टिप्स दे रहा हूं, ये उसी दिशा में एक कदम है। देखिए, साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। उनका जो असर आपके ऊपर पड़ता है वो बड़ा स्लो है और इसलिए और वो एक्सर्शन भी लाती हैं। इसलिए ये जो मैं आपको टेक्निक 4 बता रहा हूँ, इसमें कोई एक्सर्शन नहीं है और आप आसानी से इसका पालन कर सकते हैं और आप पाएंगे कि कंप्लीटली आपका माइंड सील हो जाएगा और वो आप इनवल्नरेबल हो जाएंगे, यानी आप नार्सिसिस्ट के द्वारा कही गई किसी भी बात से आप अफेक्ट नहीं होंगे। तो 4 जो महत्वपूर्ण सुपर टिप्स हैं, इसमें जो पहली सुपर टिप है उसको पहले समझिए, एक एक करके आप इसको ठीक से समझ लीजिए और आप उसका पालन करना शुरू कीजिए। नंबर 1, याद रखिए, जब भी आपको कोई इंसल्ट करता है, तेज आवाज में बोलता है, तो आप हर्ट नहीं होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी हर्ट होती है। और ये पर्सनैलिटी आप अपने वातावरण से बनाते हैं। ये पर्सनैलिटी आप अपने जहां कार्यालय में काम करते हैं वहां बनाते हैं। आप अपने माँ बाप के यहाँ साथ रह करके ये पर्सनैलिटी सीखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी क्या है, इसको ठीक से समझ लेंगे हम। पर्सनैलिटी है वो सेल्फ इमेजेस जो हम बना लेते हैं, वो बिलीफ सिस्टम हम बना लेते हैं, वो मान्यताएं हम बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, तो अगर दिल्ली को कोई बुरा कहेगा तो मुझे खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल्ली से कुछ सेंटिमेंट जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता आया हूं। लेकिन अगर मैं किसी और दूसरे जिले में रहता हूं तो दिल्ली के बारे में कोई कुछ कहे तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिल्ली में रह करके एक दिल्ली की बुराई ना सह पाना, दिल्ली के बारे में एक इमेज बना लेना, यही आपकी पर्सनैलिटी है। उसी तरीके से बहुत सारी आपकी मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं आपके डे टू डे लाइफ के बारे में भी हो सकती हैं, वो मान्यताएं आपके काम से रिलेटेड हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल हैं और आप ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। तो ये आप कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां से आपने ये मान्यता या कंडीशनिंग बना ली कि कंप्यूटर साइंस दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांच है या दुनिया की सबसे अच्छा डिसिप्लिन है पढ़ाई का। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस ना पढ़ रहे होते, कोई और दूसरी चीज पढ़ रहे होते, तो उसके बारे में आप एक मान्यता बना लेते।
तो ये मान्यता या कंडीशनिंग भी आपकी पर्सनैलिटी है, वातावरण से ही पैदा हुई है। उसी तरीके से आप सेल्फ इमेजेस भी बना लेते हैं। जैसे आपने एक सेल्फ इमेज बना ली कि मैं एक बहुत ही अच्छा मैनेजर हूं। तो ये मान्यता आपने कैसे बनाई? आप अपने कार्यालय में काम करते थे, पहले आप मैनेजर नहीं थे, बाद में आपको एक पोस्ट मिल गई मैनेजर, और सब आपको मैनेजर 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 कहने लगे, और उससे आपने अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बना ली कि मैं मैनेजर हूं। और अब आपको अगर कोई कहता है कि मैनेजर बुरे होते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि आपने एक सेल्फ इमेज बना ली। तो इसी तरीके से हम अपने अंदर सेल्फ इमेजेस बनाते रहते हैं, कंडीशनिंग्स मान्यताएं बनाते रहते हैं, और हम अपने अंदर बिलीफ सिस्टम्स बनाते रहते हैं। जब कोई या किसी भी व्यक्ति की बात हमारे इन बिलीफ सिस्टम से टकराती है या बिलीफ सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, या उन बिलीफ सिस्टम्स के अनुसार नहीं होती, जो मान्यताएं हमने बनाई हैं, कंडीशनिंग्स हमने बनाई हैं, उन कंडीशनिंग्स के हिसाब से जब कोई बात नहीं करता है, जो सेल्फ इमेज हमने बनाई है उस सेल्फ इमेज के अनुसार जब कोई बात नहीं करता है, जो बिलीफ सिस्टम हमने बनाया है उस बिलीफ सिस्टम के अनुसार जब कोई बात नहीं करता, तो हमको दुख पैदा होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग आपस में बहस करते हैं और बहस में कितने नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहस में क्या होता है, आपका जो मान्यताएं हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका सेल्फ इमेज है, उसके अनुसार दूसरा व्यक्ति बहस करने वाला बात नहीं कर रहा है, इसीलिए इतना गुस्सा आता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो बिलीफ सिस्टम बनाया है, हमने जो सेल्फ इमेजेस बनाई हैं, हमने जो कंडीशनिंग्स बनाई हैं, और हमने जो पैटर्न्स बनाए हैं, हम पैटर्न्स भी बना लेते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में रह करके ये सीख लेते हैं कि हमें हमेशा दूसरे की रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करते रहना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए हमने एक ऐसी मान्यता अपने अंदर बना ली, और उसके बाद वो मान्यता धीरे धीरे एक हमारी पर्सनैलिटी के पैटर्न में कन्वर्ट हो गई। अब हम हमेशा यही करते रहेंगे। अगर हमें ऐसा नहीं करने को मिलता है तो हम इनवैलिडेटेड महसूस करेंगे, और हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी लाइफ में कोई फुलफिलमेंट नहीं है, क्योंकि हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं जो हम सीख के आए हैं, या जो हम जैसी हमारी पर्सनैलिटी है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी हमारे अंदर मान्यताएं बनाती है, बिलीफ सिस्टम बनाती है, पैटर्न बनाती है, और हम उनके अनुसार जीने लगते हैं, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसके हिसाब से चले। और नार्सिसिस्ट इन्हीं सब चीजों में परफेक्ट होता है। वो आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर चोट करता है, वो आपकी मान्यताओं के ऊपर चोट करता है, वो आपकी सेल्फ इमेजेस के ऊपर चोट करता है, और वो आपके पर्सनैलिटी के पैटर्न्स को एक्सप्लॉइट करता है। तो बस अब आपको क्या काम करना है, आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपको एक मेन बात याद रखनी है, वो मेन बात ये है कि पर्सनैलिटी जो है वो आपने अपने वातावरण से सीखी है, और चूंकि पर्सनैलिटी आपने अपने वातावरण से सीखी है, इसलिए पर्सनैलिटी रियल नहीं है। ये एक तरीके की कंडीशनिंग है जो आपने बना ली है। जैसे आपको सब मैनेजर 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 कहते हैं तो आप अपने आप को मैनेजर समझने लगते हैं। कुछ दिन तक अगर वो आपको मैनेजर नहीं कहेंगे तो धीरे धीरे आप ये भूल जाएंगे कि आप मैनेजर हैं। तो इस तरीके से आपने एक तरीके की याददाश्त बना लेते हैं, वही याददाश्त या वही कंडीशनिंग जो है आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप याद रखिए ये बात की पर्सनैलिटी आपकी अनरियल है, वातावरण से कुछ क्षण के लिए बनती है, बनती बिगड़ती रहती है। इसलिए जब भी आपको कोई हर्ट करे तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आप हर्ट नहीं हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है। और चूंकि पर्सनैलिटी अनरियल है, इसलिए पर्सनैलिटी देर सवेर हर्ट होगी ही, पर्सनैलिटी खत्म होगी ही। जो चीज अपने आप ही खत्म हो रही है उसको खत्म होने देंगे। तो पर्सनैलिटी जो है वो किस चीज को छुपा करके रखती है? पर्सनैलिटी एक्चुअली आपके वास्तविक सेल्फ या आपके रियल सेल्फ का सब्स्टिट्यूट है। आपका रियल सेल्फ बदलता नहीं है, पर्सनैलिटी बदलती है। पर्सनैलिटी आपकी बॉडी माइंड को कब्जे में रखती है अपने, वैसे ही जैसे हवाई जहाज को ऑटो पायलट कब्जे में रखता है, तो पर्सनैलिटी आपके बॉडी माइंड को कब्जे में रखती है। आपकी आत्मा भी आपके बॉडी माइंड को चला सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी आपके बॉडी माइंड को चला सकती है। तो पर्सनैलिटी यही चाहती है कि वो हमेशा बॉडी माइंड को चलाए, लेकिन जब पर्सनैलिटी को
टूटने के लिए, पर्सनैलिटी को हर्ट होने के लिए आप अलाउ करते हैं, तो पर्सनैलिटी धीरे धीरे डिफ्यूज होती चली जाती है, पर्सनैलिटी धीरे धीरे पैसिव होती चली जाती है, और पर्सनैलिटी की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है, पर्सनैलिटी का सम्मोहन कम होता चला जाता है, पर्सनैलिटी के द्वारा पैदा की गई अनकॉन्शियसनेस कम होती चली जाती है। और इस प्रकार जब पर्सनैलिटी कमजोर पड़ जाती है, तो जिस प्रोपोर्शन में, जिस अनुपात में पर्सनैलिटी पैसिव हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसी अनुपात में आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि आपकी आत्मा और आपकी पर्सनैलिटी के बीच में हमेशा एक झगड़ा चलता रहता है। आत्मा चाहती है कि वो स्ट्रांग बने और बॉडी माइंड को अपने हिसाब से चलाए, अपने ट्रूथ और अपने वैल्यू सिस्टम के अनुसार चलाए, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार चलाए। पर्सनैलिटी अपने नेचुरल पर्सनैलिटी कैसे चलाना चाहती है? पर्सनैलिटी चलाना चाहती है अपने हिसाब से। पर्सनैलिटी ने जो सीखा है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी चलाती है। पर्सनैलिटी ऑटो पायलट मोड में बॉडी माइंड को रखना चाहती है। आत्मा कॉन्शियसनेस के साथ बॉडी माइंड को चलाना चाहती है। तो दोनों के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन जब आप पर्सनैलिटी को हर्ट होने के लिए अलाउ कर देते हैं, आप पर्सनैलिटी के हर्ट होने पर दूसरे को जवाब नहीं देते हैं और अंदर से खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है, क्योंकि जितनी पर्सनैलिटी हर्ट होती चली जाएगी उतना हमें दूसरे के द्वारा कम दुख दिए जाने की संभावना होती जाएगी। और इस प्रकार पर्सनैलिटी के लगातार हर्ट होते जाने से पर्सनैलिटी वीक होगी और आत्मा उतनी ही स्ट्रांग होगी, आपका सेल्फ उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जिसका सेल्फ जितना ज्यादा, रियल सेल्फ जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको उतना कम दूसरे के द्वारा दिए गए दुख का पता चलता है। क्योंकि दुख तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी के दूसरे की बातों से टकराने से पैदा होता है। पर्सनैलिटी हर्ट होती है तब दुख पैदा होता है दूसरे की बातों से। अगर पर्सनैलिटी डिफ्यूज हो जाएगी, पर्सनैलिटी पैसिव हो जाएगी, पर्सनैलिटी कमजोर हो जाएगी, तो दूसरा कुछ भी बोलेगा तो हमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं, पर्सनैलिटी को जो अलाउ कर देता है हर्ट होने के लिए, उसे उसे कहते हैं कि वो उसकी आत्मा स्ट्रांग हो रही है, उसका जो रियल सेल्फ है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये है सुपर टिप नंबर 1, पहली सुपर टिप है। जैसे ही आपकी कोई पर्सनैलिटी हर्ट करे, आपको इंसल्ट करे, आपके सामने तेज आवाज में बोले, आप कहेंगे ये क्या हर्ट हो रहा है, मैं हर्ट हो रहा हूं कि पर्सनैलिटी हर्ट हो रही? तो आप कहेंगे पर्सनैलिटी हर्ट हो रही। तो आप तुरंत अपने अंदर खुश हो जाएंगे कि अरे चलो अच्छा हुआ पर्सनैलिटी हर्ट हो रही, क्योंकि पर्सनैलिटी के हर्ट होने से मेरी पर्सनैलिटी पैसिव होती जाएगी, डिफ्यूज होती जाएगी, उतनी ही मेरी आत्मा मजबूत होती जाएगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से आप अलग है, आपका रियल सेल्फ अलग है। क्योंकि रियल सेल्फ बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला है। रियल सेल्फ पर्सनैलिटी की अनकॉन्शियसनेस को जानता है। रियल सेल्फ बॉडी माइंड को की आदतों को जानता है, इंस्टिंक्ट्स को जानता है, इन सब चीजों को देख सकता है, इसलिए इन सब चीजों से अलग है रियल सेल्फ। तो जब हम ये सब बातें जान जाते हैं, इनसे अलग करके अपने आप को देखते हैं, तो हम मजे से अपना दूसरे के हर्ट होने पर ये नहीं देख उसको उल्टा जवाब देते हैं कि तुमने क्यों ऐसा बोला, बल्कि हम ये पूछते हैं अपने आप से कि मेरे अंदर क्या हर्ट हो रहा है। तो जवाब आता है कि मेरी पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है। तो तुरंत हम पर्सनैलिटी को अलाउ करते हैं कि वो हर्ट हो, ताकि पर्सनैलिटी पैसिव हो और हमारा सेल्फ स्ट्रांग हो। तो इस सुपर टिप को पालन करने का तरीका क्या है? जैसे ही मुझे कोई हर्ट करेगा, तुरंत बॉडी माइंड से तो अपने आप को अलग करके देखेंगे। बॉडी माइंड से 24 घंटे अलग करके देखते हैं, क्योंकि बॉडी माइंड जो है वो उसी में तो टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी का जहर रहता है जब पर्सनैलिटी हर्ट होती है। पर्सनैलिटी के हर्ट होने से, पर्सनैलिटी के हर्ट होने का असर बॉडी माइंड के अंदर पड़ता है, वही हमें दुख के रूप में दिखाई देता है। तो बॉडी माइंड से हमेशा अपने आप को अलग करके रखेंगे कि मैं बॉडी माइंड से अलग हूं, क्योंकि मैं बॉडी माइंड को देख सकता हूं, मैं देखने वाला हूं। जो देखने वाला है वो क्या है? वो रियल सेल्फ है। बॉडी क्यों दुखी है? क्योंकि पर्सनैलिटी को ऊपर चोट पहुंची है। पर्सनैलिटी क्या है? कंडीशनिंग, सेल्फ इमेज, पर्सनैलिटी के पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम, ये सब पर्सनैलिटी। ये कहां से हम सीखते हैं? अपने एनवायरनमेंट से। ये रियल है क्या अनरियल? अनरियल है, क्योंकि ये सीखे कुछ दिन बाद ये फिर बदल जाते हैं, हम कुछ और सीख लेते हैं। तो ये जो बदलने ही है बाद में, इनको आज ही टूट जाने दीजिए। जब हम इनको अलाउ करते हैं कि ये टूट जाए, तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी का ही स्ट्रक्चर पैसिव हो जाता है। जब पर्सनैलिटी पैसिव हो जाती है, पर्सनैलिटी वीक हो जाती है, उसी प्रोपोर्शन में पर्सनैलिटी का आपके रियल सेल्फ के ऊपर जो कंट्रोल रहता था वो धीरे धीरे कम हो जाता है।
उसी को कहते हैं आत्मा का या रियल सेल्फ का स्ट्रांग होना। जिसका रियल सेल्फ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो दूसरे से हैप्पीनेस प्राप्त करने की जरूरत नहीं महसूस करेगा, बल्कि उसके अपने खुद के अंदर से ही हैप्पीनेस हमेशा आती रहेगी। यह है टिप नंबर 1, सुपर टिप नंबर 1। ये बात याद रखेंगे। अब क्या है सुपर टिप नंबर 2? सुपर टिप नंबर 2 अपने आप में एक प्रश्न है, वो पूछना है हमेशा लगातार। याद रखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप बॉडी माइंड से अलग हैं। क्यों आप बॉडी माइंड से अलग हैं? आप बॉडी माइंड से अलग हैं क्योंकि आप बॉडी माइंड को देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये शर्ट को देख सकता हूं तो मैं इससे अलग हूं। उसी तरीके से मैं अपने हाथ को देख सकता हूं तो इससे भी मैं अलग हूं। अपनी बॉडी को पूरा मैं देख सकता हूं, इसलिए मैं बॉडी से भी अलग हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि पहले बॉडी छोटी थी, फिर बॉडी बड़ी हुई, एडल्ट हुई, फिर बॉडी कि धीरे धीरे बॉडी की एज ढलने लग गई। तो ये सब मैं बदलते हुए देख पा रहा हूं, इसलिए मैं बॉडी से अलग हूं। उसी तरह मैं माइंड से भी अलग हूं। माइंड कैसे अलग हूं? क्योंकि माइंड के अंदर नेगेटिविटी रहती है, माइंड के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, माइंड के अंदर फीलिंग्स, यही सब तो माइंड है। तो मैं फीलिंग्स, थॉट और इनको आते जाते देखता हूं, इसलिए मैं इनसे भी अलग हूं। मैं पर्सनैलिटी को भी देख सकता हूं क्योंकि मैं देखता हूं पर्सनैलिटी कैसे जबरदस्ती मुझसे सारे काम करवाती है। तो पर्सनैलिटी मुझे हमेशा एंगेज रखती है। पर्सनैलिटी मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा करती है, पर्सनैलिटी मेरे अंदर कंडीशनिंग्स पैदा करती है। तो मैं इन सब चीजों से अलग हूँ। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से ही मैं अलग हूँ। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स यानी बॉडी माइंड को चलाने वाली पर्सनैलिटी, इन सब से मैं अलग हूँ। तो मैं ये याद रखूंगा। अब जैसे ही मुझे कोई दुख आता है, नार्सिसिस्ट ने मान लीजिए मुझे कोई चोट पहुंचाई, तो पहली सुपर टिप क्या है? मुझे ये याद रखना है कि पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है, मैं नहीं हर्ट हो रहा हूँ। और पर्सनैलिटी को हर्ट होने देना है ताकि रियल सेल्फ स्ट्रांग हो। ये सुपर टिप नंबर 1 है। इसे याद रखेंगे हमेशा। ये जैसे ही आप बोलेंगे तो तुरंत उसके शॉक से तुरंत आप नेगेटिविटी से तुरंत बच जाएंगे। तो पहली सुपर टिप तो ये है। दूसरी सुपर टिप है, आप ये पूछेंगे अपने आप से, पहले बॉडी माइंड से हर वक्त 24 घंटे अलग रखने की अपने आप को कोशिश करेंगे। बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को, कि जिन जिन चीजों को मैं देखने वाला हूं उन सब चीजों से मैं अलग हूं। तो ये अलग करके देखने की प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, जैसे कि सुपर टिप 1 में भी आप ये कर रहे थे। सुपर टिप 2 में भी आप बॉडी माइंड पर्सनैलिटी इत्यादि से आप अलग हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे, जैसे ही आपको किसी ने दुखी किया तो आप पूछेंगे प्रश्न कि कौन दुखी है? तो जवाब आएगा मैं दुखी हूं। अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कौन दुखी है? मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने आपको दुख दिया, चिल्ला के बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हर्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ हर्ट होती है? पर्सनैलिटी में होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि सेल्फ इमेज पर्सनैलिटी में होती है। सेल्फ इमेज जब टूटती है तो हमें लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट हट गई। सेल्फ रिस्पेक्ट का टूट कम होना पर्सनैलिटी को ही अफेक्ट करता है, आपको थोड़ी अफेक्ट करता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सनैलिटी की होती है, आपकी नहीं होती। तो जैसे ही कोई मुझे हर्ट करेगा या जोर से बोलेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरी मान्यता हर्ट हुई है। मान्यता क्या है मेरी? कि मुझे सबको मुझसे धीरे बोलना चाहिए, मेरी मान्यता थी। जोर से उसने बोला, मैं हर्ट हो गया। तो खैर, जैसे ही मुझे कोई हर्ट करेगा तो मुझे अपने आप से प्रश्न पूछना है, कौन हर्ट हुआ? तो जवाब आएगा मैं हर्ट हुआ। मैं हर्ट हुआ। अब फिर प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो जवाब में आपको अपना ध्यान कहां ले जाना है? पर्सनैलिटी वाले सेल्फ की तरफ ले जाना है कि रियल सेल्फ की तरफ ले जाना है? जवाब ले जाना है आपको रियल सेल्फ की तरफ। रियल सेल्फ कहां है? बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला जो रियल सेल्फ है उसकी तरफ ध्यान ले जाना है। बॉडी माइंड पर्सनैलिटी वाला सेल्फ जो है आपका अनरियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो है जो बॉडी माइंड को देखने वाला सेल्फ है। वो क्यों बॉडी माइंड पर्सनैलिटी आपका अनरियल सेल्फ है? क्योंकि बदलने वाला है। जो चीज हमेशा बदल जाती है थोड़ी देर बाद चली जाएगी। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, थोड़ी देर बाद जो चला जाने वाला है उसको हमेशा के लिए ही एब्सेंट मान सकते हैं। तो इसलिए बॉडी माइंड पर्सनैलिटी आपका अनरियल सेल्फ है। रियल सेल्फ आपका क्या है? बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला जो है वो आपका रियल सेल्फ है। तो अपने आप से प्रश्न पूछना है कि कौन दुखी है? तो जवाब आएगा मैं दुखी हूं। फिर प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? तो पता चलेगा मैं कौन हूं? मैं
रियल सेल्फ हूं। तो ध्यान कहां ले जाना है? रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाना है। याद रखिए, जैसे ही आप रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो आपका जो ईगो है वो अभी तो आपकी पर्सनैलिटी को सेल्फ मान करके पर्सनैलिटी में उलझा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, ईगो तुरंत पर्सनैलिटी को छोड़ करके रियल सेल्फ में जाकर के विलीन हो जाएगा। और याद रखिए, आपका ईगो ही पर्सनैलिटी के दुख को चार्ज करता है। ईगो ही आपका पर्सनैलिटी के दुख को एनर्जी दे के उसको महसूस करवाता है। अगर ईगो ही हाथ खींच लेगा तो पर्सनैलिटी का जो दुख है वो जली हुई रस्सी की तरह है, उसमें सिर्फ कस बल है, बाकी वो है कुछ नहीं। ईगो ही उसको ताकत दे करके दुख जैसा प्रतीत करवाता है। तो आपका ध्यान तुरंत ईगो से हट करके, ये आपका ध्यान तुरंत पर्सनैलिटी से ध्यान हटा करके बॉडी माइंड से कहां ध्यान ले जाना है? ध्यान ले जाना है रियल सेल्फ में। जैसे रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, तुरंत आपका ईगो पर्सनैलिटी को छोड़ करके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा और आप उसी परिस्थिति में अच्छा महसूस करेंगे। यह है सुपर टिप नंबर 2। याद रखिए, यह सुपर टिप जो 2 है, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे ही आपको किसी ने हर्ट किया, नार्सिसिस्ट ने आपको हर्ट किया, विक्टिमाइज किया, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, कौन दुखी है? कौन दुखी है? जवाब आएगा, मैं दुखी हूं। फिर प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? बस तुरंत ध्यान ले जाइए अपने रियल सेल्फ की तरफ, क्योंकि आप अनरियल सेल्फ तो है नहीं, आप रियल सेल्फ हैं। अनरियल क्यों नहीं? क्योंकि तो बदल जाने वाला है। तो रियल सेल्फ की तरफ ले जाएंगे। कौन सा है रियल सेल्फ? जो अनरियल सेल्फ को यानी बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला है, तो उसकी तरफ, रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, तुरंत आपका जो ईगो है वो पर्सनैलिटी को छोड़ करके, पर्सनैलिटी के दुख को छोड़ के आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। याद रखिए, ईगो हमेशा रियल सेल्फ को ढूंढता है, और पर्सनैलिटी जब को कोई हर्ट कर देता है तो पर्सनैलिटी की मान्यताएं कहती हैं आपसे उस व्यक्ति को मारो। जब आप उस व्यक्ति को पिटाई कर देते हैं तो पिटाई करने से पर्सनैलिटी शांत हो जाती है, और जब शांत हो जाती है तो ईगो पर्सनैलिटी को छोड़ के रियल सेल्फ में विलीन हो जाता है। ईगो पर्सनैलिटी के थ्रू ही हमेशा विलीन होना चाहता है रियल सेल्फ में, लेकिन आप क्यों पर्सनैलिटी के थ्रू उसको विलीन करवाते हैं? आप डायरेक्ट बिलीव करवाइए पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान ले जाकर के, तो वो उसमें जाकर के फिर से रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा और धीरे धीरे रियल सेल्फ में रहने की आदत डाल लेगा ईगो। और जब ईगो रियल सेल्फ में रहने की आदत डाल लेता है तो बस ईगो अपना मस्त रहता है, तो बाहर कुछ भी हो ईगो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मजे से अपना ईगो रियल सेल्फ में ही विलीन हो जाता है। तो सुपर टिप नंबर 2 क्या है? मैं कौन हूं? कौन दुखी है? कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। मैं कौन हूं? रियल सेल्फ हूं या अनरियल सेल्फ हूं? रियल सेल्फ हूं। तो रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। ईगो तुरंत, ईगो हमेशा रियल सेल्फ को ढूंढता रहता है। आपने हेल्प कर दी रियल सेल्फ की ईगो ईगो को, ईगो तुरंत रियल सेल्फ में जाके विलीन हो जाएगा। और बस जैसे ही ईगो रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा, पर्सनैलिटी और उसके दुख की ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईगो ही पर्सनैलिटी और दुख को एनर्जी देके उसके गुब्बारे में हवा भरता है और उसको बड़ा बड़ा दिखाता है। जब ईगो अपना हाथ खींच लेगा तो कुछ नहीं है, पर्सनैलिटी जली हुई रस्सी की तरीके से है, उसमें सिर्फ कस बल है लेकिन दम कुछ नहीं है। तो प्रश्न पूछेंगे अपने आप, मैं कौन? कौन दुखी है? कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। मैं कौन हूं? मैं तो लेकिन रियल सेल्फ हूँ। रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, ईगो रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नार्सिसिस्ट के हर्ट होने पर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ईगो को रियल सेल्फ में रहने की आदत पड़ जाएगी। जब ईगो रियल सेल्फ में रहने की आदत पड़ जाएगी तो मजे से ईगो रियल सेल्फ में पड़ा रहेगा। बाहर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ईगो मस्ती में डूबा रहेगा, क्योंकि ईगो की मस्ती है रियल सेल्फ में रहना, उस सेल्फ में रहना जो बॉडी माइंड सेल्फ को देखने वाला है, बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला है। तो ईगो मस्ती में अपना पड़ा, ईगो मस्ती में जो है रियल सेल्फ में डूबा रहेगा और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये है सुपर टिप नंबर 2, और ये टेक्निक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे पालन करेंगे। तीसरी सुपर टिप जो है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए, तीसरी सुपर टिप को समझिए। जरा इस सृष्टि को देखिए, इस संसार को देखिए, कैसे सूरज रोज समय पर निकल आता है, कैसे हवा बहती है जो कि सबको मिलती है, कैसे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं, कैसे उनसे फल मिल जाते हैं, कैसे हमें वो सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, कैसे हम पैदा हो जाते हैं, कैसे हमें माँ का गर्भ मिल जाता है। तो विचार कीजिए अपने आप को कि ये क्या ऐसे ही हो जाता है कि कोई इंटेलिजेंट कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर है जो इस सृष्टि को चला रहा है। देखिए, ऐसा इसकी व्याप्ति नहीं है कि चीजें ऐसे ही हो जाती हो, चीजों को करना पड़ता है। एक कार अगर है तो कार ऐसे ही थोड़ी खड़ी हो गई है, कार को बनाया गया है तब कार खड़ी हुई है, कार का क्रिएटर है तभी कार बनी है। क्यों? क्योंकि कार इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। जो भी चीजें इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर होती हैं उसका एक क्रिएटर होता है, जैसे कार का एक क्रिएटर। इसकी हमारे पास व्याप्ति नहीं है, यानी इसका हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, इसका हमारे पास उदाहरण नहीं है कि बिना किसी क्रिएटर के ही कार बन गई हो। इसका कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। उसी तरीके से हम अपने इसी व्याप्ति को के आधार पर, अपने इसी उदाहरण ज्ञान के आधार पर, उदाहरण के रूप में जो हम जानते हैं ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर हम इवैल्यूएट इस जगत के बारे में भी करेंगे। सूरज सही समय पर निकल आता है, ऋतुएं सही समय पर चेंज हो जाती हैं, हवाएं सही समय पर बहती हैं, मौसम सही समय पर बदल जाता है, फल सही समय पर मिल जाता है, खाना सही समय पर मिल जाता है, पानी सही समय पर मिल जाता है, हवा सही समय पर मिल जाती है, ग्रेविटी उतनी ही है जितना जरूरी है चलने के लिए, सूरज से रोशनी उतनी ही आती है जितने में हम सरवाइव कर जाए, ना ज्यादा कि हम जल जाएं, ना कम कि हम जम जाएं। तो सब चीज बिल्कुल बैलेंस, एकदम अनुपात में है। तो अब आप इससे बताइए कि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं कि हम अनइंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं। हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं। अगर हम अनइंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे होते तो सूरज एक दिन आता, एक दिन आता ही ना, ऋतुएं एक बार सही बदलती, दूसरी बार सही बदलती ही ना, हवाएं एक दिन सही चलती, दूसरे दिन चलती ही ना, पानी एक दिन बरसता, अगले दिन अगले साल 100 साल बाद बरसता, ऋतुएं सही समय पर ना बदलती। ये सब कहाँ होता है? सब सही समय पर बदलता है, सही अनुपात में बदलता है। इससे साफ पता चलता है कि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का एक क्रिएटर है। क्रिएटर कौन है? क्रिएटर सृष्टि से अलग नहीं है। अगर क्रिएटर सृष्टि से अलग हो जाएगा तो क्रिएटर इन्फिनिट नहीं रहेगा, क्रिएटर लिमिटेड होगा। और अगर क्रिएटर लिमिटेड हो गया तो वो फिर उसी सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा। तो तो तब इसका मतलब सृष्टि अनक्रिएटेड हो जाएगी, क्योंकि क्रिएटर तो सृष्टि के अंदर हो गया। तो इसका मतलब सृष्टि क्रिएटर के पहले से थी, तो इसका मतलब सृष्टि अनक्रिएटेड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि क्रिएटेड सृष्टि है, क्योंकि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर सृष्टि है, इसका मतलब इसका क्रिएटर होना चाहिए। और लॉजिकली ये काम तभी हो सकता है जब सृष्टि खुद ही क्रिएटर भी हो, खुद ही क्रिएशन भी हो। हमारा वेदांत कहता है कि सृष्टि जो है वो क्रिएटर भी है, क्रिएशन भी है। हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। तो अब हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, तो यहां से ये सवाल पैदा होता है कि हम यूनिवर्स के अंदर हैं कि हम यूनिवर्स के बाहर हैं। तो कहेंगे भाई नहीं, हम यूनिवर्स के अंदर हैं, हम यूनिवर्स के अंदर हैं, हम भी क्रिएटेड हैं, हम कोई अलग नहीं है यूनिवर्स से, हम भी क्रिएटेड हैं। और जो नार्सिसिस्ट है उसको भी उसी सृष्टि के अंदर क्रिएटेड है। तो याद रखिए कि जब नार्सिसिस्ट कोई गाली देता है या कुछ आपसे बोलता है या बदतमीजी करता है, तो नार्सिसिस्ट नहीं बोल रहा होता है, वो मुंह तो नार्सिसिस्ट का होता है लेकिन शब्द क्रिएटर के होते हैं। शब्द सृष्टि नार्सिसिस्ट से बुलवाती है, नार्सिसिस्ट नहीं बोलता है वो। क्यों? क्योंकि सृष्टि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर सृष्टि है। सृष्टि सबको चला रही है, कोई अपने आप नहीं चल रहा है, सबको सृष्टि चला रही है। सबको, सूरज अपने आप नहीं आ रहा है, सृष्टि सूरज को चला रही है, हवाओं को सृष्टि चला रही है अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से। वैसे ही बाकी लोगों से भी आपको, जो भी आपको अपमानित कर रहे हैं, वो आपको अपने दम पे अपमानित नहीं कर रहे हैं। सृष्टि
उनके थ्रू आपका अपमान करा रही है, क्योंकि सृष्टि आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, कुछ ऊंचे लक्ष्य का, आपके आत्म विकास का, आपको आपका आत्म विकास हो सके, सृष्टि की ये कोशिश है। तो इसलिए आपका अपमान करवा रही है। अगर आपका अपमान ना हुआ होता तो आप ये वीडियो ना देखते, आप अगर ये वीडियो ना देते तो आप देखते तो आपका आत्म विकास ना होता। तो सृष्टि ये सब आपको इसलिए करवा रही है ताकि आपका विकास हो सके। तो नार्सिसिस्ट नहीं ये सब बोल रहा है, नार्सिसिस्ट ये सब नहीं बोल रहा है, सृष्टि बुलवा रही है। नार्सिसिस्ट उसी की लाइफ में आता है जिसकी लाइफ में विकास की संभावना हो, तो वो सृष्टि उससे बुलवा रही है। तो सुपर टिप नंबर 3 क्या है कि जब भी नार्सिसिस्ट आपका अपमान करेगा तो आप उसके मुंह के पीछे से सृष्टि को देखेंगे कि सृष्टि बोल रही है, उसको नहीं देखेंगे कि वो बोल रहा है। सृष्टि बोल रही है, वो नहीं बोल रहा है, उसके मुंह को नहीं देखेंगे, सृष्टि को देखेंगे कि सृष्टि बोल रही है। या याद रखेंगे कि सृष्टि बोल रही है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को, सूरज को, चंद्रमा को, ऋतुओं को, हवाओं को, मौसमों को, सबको सृष्टि बदलती है। हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, तो आपको भी सृष्टि चला रही है, नार्सिसिस्ट को भी सृष्टि चला रही है। तो जो कुछ भी कोई बोलता है तो सृष्टि ही उसको बुलवाती है, वो नहीं बोलता है। तो जब भी नार्सिसिस्ट आपको कुछ अपमानजनक भाषा बोले तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये नहीं, मुंह सिर्फ इसका है, बुलवा सृष्टि रही है। तो ये याद रखेंगे। ये सुपर टिप नंबर 3 है। अब सुपर टिप नंबर 4 क्या है? सुपर टिप नंबर 4 ये है कि इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन एक साधन है किसी दूसरे उच्च लक्ष्य का। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं हमेशा जीवन के ही 99 के पैर में पड़े रहते हैं, तिकड़म भिड़ाते रहते हैं कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, इनसे मिल लेना है, पावर बढ़ाना है, ये करना वो करना, हमेशा लाइफ के तिकड़म में लगे रहते हैं। वो जो तिकड़मी लोग हैं वो सोचते हैं, वो उनको वो इस गलतफहमी में है कि लाइफ का लक्ष्य, लाइफ खुद में अपने आप में एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हमें नौकरी करके, पावर इकट्ठी करके, दूसरे को नीचा दिखा करके प्राप्त करना है। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं। चूंकि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं तो इसका मतलब नॉलेज इस क्रिएशन का बेसिस है। जिस चीज का क्रिएशन नॉलेज बेसिस होती है उसका एक पर्पस होता है। पर्पस क्या है? पर्पस है आपका मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये पर्पस है। और इसीलिए लाइफ आपकी उस ट्रेनिंग दे रही है ताकि आप वो पर्पस, मूल उद्देश्य प्राप्त कर सके। तो याद रखिए, लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन एक माध्यम है एक उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने का, और उस उद्देश्य का नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के उद्देश्य को आप प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान के उद्देश्य को आप प्राप्त करते हैं कैसे? जीवन की नर्सरी में जाके, जीवन रूपी स्कूल में जाकर के आप आत्मज्ञान रूपी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो ये जीवन नहीं है उद्देश्य, जीवन एक माध्यम है उद्देश्य को प्राप्त करने का। तो जब भी आपको कोई हर्ट करे, जो कोई तो चोट पहुंचाए, तो आप याद रखेंगे कि ये चोट इसलिए आपको नहीं पहुंचाई जा रही है कि आपको पनिश किया जा सके, आपको सजा दी जा सके। ये चोट आपको इसलिए पहुंचाई जा रही है क्योंकि जीवन आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, जीवन आपको कुछ संदेश देना चाहता है आपके बदलाव के लिए। उस बदलाव की ही मदद से, ताकि आप अपने उस बदलाव को स्वीकार करके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके जीवन के उस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, जिस उद्देश्य को प्राप्त करवाने का जीवन एक माध्यम है, जिसको प्राप्त करवाने का जीवन एक स्कूल है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जीवन उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक माध्यम है एक उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने का, और उस उच्च उद्देश्य का नाम है आत्मज्ञान। और जीवन एक नर्सरी है, जीवन एक स्कूल है, जीवन एक ट्रेनिंग सेंटर है, जिस ट्रेनिंग सेंटर में जीवन आपको बार बार मैसेज फ्लैश करता है कि अपने आप में अंदर ये बदलाव करो ताकि तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको। जीवन गधे की मदद नहीं करता है कभी, जीवन हमेशा हमारे गधेपन को दूर करता है ताकि हम अपने
उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। जीवन किसी को परेशान नहीं करना चाहता, जीवन सिर्फ ट्रेनिंग देना चाहता है। जो जीवन के दिए गए उद्देश्य के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, उसको जीवन परेशान करना भी बंद कर देता है। लेकिन चूंकि लोग मानते नहीं है, जीवन से उलझ जाते हैं, इसीलिए लाओ त्जू ये कहता था कि जीवन जो है वो उससे उलझो नहीं, जीवन के साथ बहना सीखो। जीवन के साथ बहने का मतलब क्या है कि जीवन के ऊपर भरोसा रखो। जीवन कुछ बदलाव लाना चाहता है तुम्हारे अंदर, वो देखो कि क्या बदलाव लाना चाहता है। गौर से सुनो कि जीवन क्या तुम्हारे अंदर तो बदलना चाहता है, बस उसी के साथ हो लो, वही चीज अपने अंदर बदल लो धीरे से, उसी के साथ चल दो। इस तरीके से जब साथ चल दोगे तो बस तुम आसानी से अपना हर चीज मैनेज कर सकोगे, उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। तो नार्सिसिस्ट जब तुम्हारा अपमान करे, तुमसे बदतमीजी करे, तो तुम याद रखना हमेशा कि नार्सिसिस्ट से बदला लेकर के तुम अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश ना करना, बल्कि तुम ये देखना कि ये जीवन रूपी नर्सरी में ये अपमान हुआ है, ताकि मैं अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकूं, ताकि मैं अपने नेगेटिविटी के ऊपर कंट्रोल कर सकूं, ताकि मैं अपने उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। तो सुपर टिप नंबर 4 क्या है कि जीवन कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो जीवन के द्वारा कठिन की गई डिफिकल्टीज, क्रिएट की गई डिफिकल्टीज या अपमान, उनसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे एक कमांडो की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, तो उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कैडेट्स की खूब पिटाई करते हैं, गाली भी दे देते हैं, तो अब सजा भी देते हैं। लेकिन वो सजा इसलिए नहीं है कि वो कमांडो को अपमानित करना चाहते हैं, वो सजा इसलिए क्योंकि उस सजा के माध्यम से कमांडो की एक ट्रेनिंग करके एक उच्च उद्देश्य के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। उसका ये अपमान उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ताकि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो सके और डिफिकल्ट सिचुएशन में आने पर अपनी रक्षा कर सके। ठीक उसी प्रकार जीवन भी एक नर्सरी है। यहाँ पे भी आपका अपमान इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि आपको सजा दी जा सके, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको तैयार किया जा सके ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस आत्मज्ञान की जरूरत आदमी को तब पड़ती है जब मौत से उसका सामना होता है।